हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा तारीख जो कि 27, 28, 29 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और 30, 31, 1 नवंबर थर्ड सेमेस्टर के लिए थी। तो उन सभी तिथियों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथि थी 1 नवंबर, 1 नवंबर की परीक्षा जो है अब आपकी कब हो गई है। जो 1 नवंबर की परीक्षा थी वो आपकी हो गई है 3 नवंबर को। 2 नवंबर को शायद संडे है, तो 3 नवंबर को जो आपकी परीक्षा है वो हो जाएगी। तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आपकी जो तारीखें हैं वो संभवतः 1 तारीख वाले में बदलाव हो सकता है, और यही आयोग ने जो है किया है कि 1 तारीख की जो परीक्षा है 1 नवंबर की, जो कि थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की है, उस परीक्षा को अब कब कर दिया गया है 3 नवंबर। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको अपनी पढ़ाई संबंधित कार्य लगातार कर रहे हैं, उनको ज़रा से भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी पढ़ाई को और भी तेज़ी से करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो एजुकेशन 02 का लगभग सारी क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पे, वो जा कर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और 99% में 50 आउट ऑफ 40 प्लस जो है मार्क्स या 45 प्लस मार्क्स आपको आसानी से गेन करा सकती हूँ, जिसके थ्रू मैंने जैसे पढ़ाया है उन चीज़ों से अगर आप सिर्फ चीज़ों को समझ लेंगे तो आप आसानी से 40 और 45 के बीच में मार्क अपने ला सकते हैं ईजिली। एजुकेशन 01 जो कि बाल विकास और उसकी अवस्थाएं हैं, उसमें 3-4 लेक्चर उसके भी हो गए हैं। बाद बाकी कई सारी चीज़ें जो है पहले की वीडियोस में भी पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अभी कंटिन्यू इन चीज़ों को करते हैं। तो एजुकेशन 01 का ये शायद चौथा या पांचवा लेक्चर है, और आप इससे देख सकते हैं कि मैंने पहले इसीलिए अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ करके लघुत्तरीय प्रश्नों को यानी कि शॉर्ट प्रश्नों को शुरू किया है, जिसके थ्रू आप वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी होती हैं। सीखना है लर्निंग, अधिगम है लर्निंग, प्रभावशाली विधि। एक ही प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है ये देखिए आप। 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। सीखने की प्रभावशाली विधियां, अधिगम की प्रभावशाली विधियों के कोई दो वर्णन कीजिए। सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, और अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, प्रश्न कोई भी हो और अधिगम यानी कि लर्निंग आपके ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालती है, किस तरह से प्रभाव डालती है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको आपको इस कॉपी में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ये देखिए 2020 में भी पूछा गया, तो ये प्रश्न लगातार पूछा गया है 2020, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। तो अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या करते हो, आप जन्म के तुरंत बाद से क्या करते हो, व्यक्ति या बच्चा जो है वो क्या कर देता है, सीखना प्रारंभ कर देता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो आजीवन सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग ही करता रहता है। तो हम कह सकते हैं जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो हमारे वूम टू टूम जो है प्रोसेस है, यानी कि हमारे गर्भ धारण से लेकर के और हमारे मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। क्या, अधिगम यानी कि लर्निंग या सीखना। तो अधिगम क्या है, अधिगम हमारे जन्म से लेकर के या गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्रिया क्या है, अधिगम है, जो हमें कुछ ना कुछ सीखती रहती है, सिखाती रहती है, जिससे कि हमारे सामान्य जीवन में, व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता रहता है। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आती हैं आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछी जाती हैं,
वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा था, नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो नया ज्ञान है, नई प्रतिक्रियाएं, यानी कि आप किस तरह से उसको एक्टिविटी करते हो, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया, नया नॉलेज अगर ले रहे हैं तो किस तरह से आपका रिएक्शन होगा। तो आपका रिएक्शन प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीखने की प्रक्रिया या लर्निंग। कॉनवेक ने कहा था, सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये किसने कहा था, कॉनवेक ने कहा था। गेट्स और अन्य के अनुसार, गेट्स और अन्य लोगों ने क्या कहा था, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है और जो प्रशिक्षण है यानी कि जो ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, इनके द्वारा जो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है या लाया जाता है, ये क्या कहलाता है, अधिगम या सीखना। ठीक है, ये किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। क्रो एंड क्रो, ये परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, जो लर्निंग होती है या अधिगम होता है, ये हमारी हैबिट्स, हमारा नॉलेज और हमारा जो एप्टीट्यूड होता है उनको अर्जन करना। उनको अर्जन करना मतलब एक्वायर करना। अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना। जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारा नॉलेज होता है, जो हमारा एप्टीट्यूड होता है, उनको एक्वायर करना ही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। ओके, तो अब आ जाइए, प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली प्रभावशाली और सबसे इफेक्टिव प्रभावशाली यानी कि सबसे प्रभावी, जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो ये होती है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। आप क्या करते हो, जैसे आप बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, कोई कितना भी कहे ये पैडल मारो, आप राइट पैर से पकड़ो, लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, लेकिन आप नहीं सीख पाते हो। कैसे सीखते हो, जब तक आप खुद ब खुद साइकिल नहीं चलाते हो तब तक आप नहीं सीख सकते हो। जिस तरह से आप मोबाइल, अगर किसी दूसरे का नया मोबाइल आया है तो वो कितना भी फीचर्स बता दे कि ये इसके अंदर होता है, ये ऐप इसके अंदर है, इसके अंदर आप सेटिंग के अंदर इस तरह से आप काम कर सकते हो, लेकिन आप उसको चीज़ों को नहीं समझ सकते। क्यों, जब तक आपके हाथ में अपने आप से मोबाइल नहीं आएगा और आप अपने आप उस एक्टिविटी को नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी जो है वो लर्निंग मेथड कौन सा है, वो है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है कि सार्थक और निरर्थक दोनों रूप में होता है। सार्थक का मतलब होता है एक्टिव और निरर्थक का मतलब होता है डिसएक्टिव। ये दोनों रूपों में होता है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, आप अपने घर में टीवी चला रहे हैं, रिमोट द्वारा अपनी आवाज़ को कम या अधिक कर सकते हैं, चैनल क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब बच्चा इस घटना को देखता है तो उसका मन करता है कि उसके द्वारा भी यह कार्य किया जाना चाहिए और वह इस कार्य को करने के लिए आपसे आग्रह करता है। वही मैंने बताया, कोई भी मोबाइल फंक्शन है, रिमोट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने बच्चा बैठा है या जो दूसरा पर्सन बैठा है वो क्या करेगा, उसको नहीं सीख पाएगा। जब तब तक नहीं सीख पाएगा, आप उसको कुछ भी बताते रहें, वो तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक वो खुद ब खुद कर नहीं लेता। ठीक है, तो जब वो खुद से अपना रिमोट टीवी ऑन करेगा या कैलकुलेटर चलाएगा या साइकिल चलाएगा या बाइक चलाएगा या मोबाइल चलाएगा या लैपटॉप चलाएगा, टैब चलाएगा, कुछ भी ऐसा कार्य जो वो स्वतः खुद करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, बशर्ते कि जब आप उसको बता रहे हैं, उसमें सारे फीचर्स गिना रहे हैं, कौन स्टेप्स बता रहे हैं, कहाँ पे क्या है, उससे वो कम सीखेगा। जबकि लर्निंग से, यानी कि खुद कर कर वो ज़्यादा सीखेगा। तो सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये सारी विधियां जो हैं किसने दी हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नेक्स्ट
जो लेक्चर है या फिर इसके अभी जो विधियाँ आती हैं, टीचिंग टेक्निक कौन-कौन सी होती हैं, टीचिंग मेथड कौन-कौन से होते हैं, उनमें मैं इन सारी चीज़ों को और भी एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगी। तो नेक्स्ट आपका क्या है? अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण क्या होता है? इमिटेशन। अनुकरण का मतलब एक तरीके से नकल करना। नकल का मतलब जैसे बच्चा क्या है, आपने देखा होगा आपके सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं। अगर उनको आप टॉय कुछ दिखा रहे हैं, 6 महीने या 8 महीने का बच्चा है, आप कोई आवाज़ वाले खिलौने जो है उसके सामने चला रहे हैं और फिर उस बच्चे को वो लेना है और उस बच्चे ने घुटनों चलना सीख लिया है या खड़े होकर चलना सीख लिया है और आप जाते हैं उस खिलौने को कहीं छुपा देते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, वो भी आपके पीछे-पीछे जाता है और उस जगह से अपना खिलौना ढूँढ लेता है। आप जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से उठते हैं, जिस तरह से खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो छोटा बच्चा घर इसीलिए कहा जाता है परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जिस तरह से घर का बिहेवियर होता है, घर के लोग जिस तरह से काम करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उन सबको इमिटेट करता है, यानी कि उन सब का अनुकरण करता है। उन्हीं के द्वारा वो चलना, उठना, बैठना, खाना-पीना, अपने भाई-बहन, अपने मम्मी-पापा जो लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा वो चीज़ों को सीखता रहता है। तो जैसे किसी ने अगर आपने चश्मा गॉगल लगाया तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपकी तरह गॉगल लगाएँ, कॉलर ऐसे खड़ा करते हैं ना, तो जिस तरह से अगर डांस कर रहे हैं, अगर आपकी मदर और फैमिली में कोई पूजा करता है तो बच्चे भी जाते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरह से टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। वो क्या होता है, ये अनुकरण का प्रोसेस होता है। तो अनुकरण द्वारा भी आप जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है? जैसे ये तो छोटे बच्चों की बात रही। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप किसका अनुकरण करते हो? आप क्या करते हो, अभी जैसे रील आई थी, रील बनाने का किस तरह से आप कर रहे थे? अनुकरण ही कर रहे थे ना? वो एआई पे, जेमिनी पे कौन-सी रील आई थी, तो अगर एक ने फ़ोटो डाला है तो फिर आप भी उनको उनको देख-देख कर क्या कर रहे थे? उनका अनुकरण ही तो कर रहे थे, कॉपी ही तो कर रहे थे, इमिटेशन मेथड ही तो अप्लाई कर रहे थे अपने ऊपर। ये उसने बनाया है तो मैं भी इस तरह की बनाऊँ, मैं भी इस तरह, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इमिटेशन या अनुकरण। ठीक है? तो 2 विधियाँ हो गई आपकी, पहली तो हो गई आपकी करके सीखना और दूसरी हो गई अनुकरण द्वारा। तीसरी विधि है आपकी निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण क्या होता है? यानी कि स्वतः खुद को टेस्ट करना कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आपकी एक्टिविटी है, किस तरह से घर, समाज, विद्यालय जो हैं, उनके माध्यम से आप कैसे-कैसे काम करेंगे, आप सही वे में जा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कैसे कहलाती हैं? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण। आप क्या करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, धारण करते हैं। फिर आप जो लर्निंग का प्रोसेस सीखते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या थी? ये थी निरीक्षण विधि। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, आपने एरोप्लेन बनाना सीखा होगा, कागज़ का प्लेन बनाना सीखा होगा, कागज़ से बोट बनानी सीखी होगी, या फिर अगर क्लास में कोई और बच्चे वो क्रॉस गेम वाला गेम खेल रहे हैं, तो आप भी क्या करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद में घर आकर के उस तरह के गेम्स को खेलते हैं। या स्कूल जो बच्चे जाते हैं वैन से या गाड़ी से, तो अगर वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप घर आकर के क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। उसके बाद में घर आकर के आप भी उन चीज़ों को करते हैं या स्कूल में ही अगले दिन जा कर के उस तरह के गेम्स को खेलते हैं। तो ये तीसरा आपका था, कौन-सा? लर्निंग बाय ऑब्ज़र्वेशन। चौथा आपका क्या है? परीक्षण करके सीखना, यानी कि टेस्ट करके सीखना। टेस्ट किस तरह से आप टेस्ट करोगे? क्या टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए क्या है, जैसे माना कि आप क्लास 6, 7th, 8th में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास के दौरान ड्यूरिंग टू क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, किस तरह से हरे पौधों की पत्तियों में हरा रंग होता है, किसके कारण होता है। तो वो पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है,
ठीक है, वो आपने क्या करा, आपने स्कूल में सीखा, किताब से पढ़ा, जो टीचर्स ने आपको एक्सपेरिमेंट कराया वो करा। उसके बाद में फिर आप क्या करते हो, घर आते हो, घर आने के बाद में उसी तरह से कैसे फ्लावर को धूप में रखना है, किस तरह से उसकी पत्तियों को करना है, किस तरह से काम करना है, तो इन सारी चीज़ों को क्या करा जाता है, जो इस तरह का एक्सपीरियंस होता है वो क्या कहलाता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आपने क्या करा कि कोई सीड है, बीज, उसको पानी में डाल दिया, उसके बाद में उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है ना। तो इस तरह के जो काम होते हैं, जो स्कूलों में बताए जाते हैं, जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, उनको आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनसे भी आप सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं या सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो 4 आपके हो गए। पहला कौन सा था आपका, पहला कौन सा था आपका, पहला है आपका करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है आपका इमिटेशन मेथड यानी कि अनुकरण द्वारा। तीसरा है निरीक्षण विधि द्वारा यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और चौथा है आपका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका पांचवा ग्रुप मेथड। आप किसी ग्रुप में जो है उससे भी आप बहुत जल्दी आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इस तरह के गेम्स या इस तरह के डांस प्रोग्राम या जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, ग्रुप डांस होता है, म्यूजिक वाला ग्रुप होता है या कोई नाटक है, तो उनको देख करके उनके साथ में ग्रुप में आप जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट वर्क है उसको भी आपको ग्रुप में 5-6 बच्चों को एक साथ दे दिया गया, तो आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों को आप एक फ्री माइंड से सोचते हैं और आप अपने ग्रुप के साथ में यानी कि समूह के साथ जो एक्टिविटी करते हैं उसके द्वारा भी आप आसानी से लर्निंग या सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सम्मेलन प्रविधि। सम्मेलन प्रविधि यानी कि मेथड जो होता है, कॉन्फ्रेंस मेथड। किस तरह के सम्मेलन होते हैं आपने देखा होगा, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, शैक्षिक है, आदि तरह के सम्मेलन होते हैं। प्रविधि यानी कि मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम आसानी से लर्निंग कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आपके टाइम का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैसे सम्मेलन है। मान लिया आपका कुमार विश्वास है, आपने सभी ने कुमार विश्वास को सुना होगा, तो वो क्या करते हैं, कई सारे कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं। वो कवि हैं तो कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं। जब वो भाग लेते हैं, जब वो कविताएं पढ़ते हैं, जब वो कविताएं सुनाते हैं, तो उनकी कविताएं क्या होती हैं, आपको दिन रात आपको उनकी कविताएं जो हैं आपके जहन में भर जाती हैं। क्यों, आपने वहाँ से लर्निंग करी, आपने वहाँ से सीखा, आप उनके सम्मेलन को सुन रहे थे। इस तरह से लेखक सम्मेलन होते हैं, आर्ट प्रोग्राम होते हैं, कई अलग अलग जो है सोशल, पॉलिटिकल, इस तरह के जो कई सारे जो है सम्मेलन होते हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे इस समय रामलीला और का प्रोग्राम चलता है, लगभग हर शहरों में रामलीला का मंचन हो रहा होता है। तो अगर आप लोग वो कहीं देखने जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ वो लोग जो जिस तरह से एक्शन करते हैं, जिस तरह से वो अपने नाटक को प्रदर्शित करते हैं, उससे भी आप क्या करते हैं, जिस तरह से वो मान लिया चौपाई बोल रहे हैं, कोई दोहा बोल रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख कर आते हैं तो उस मूवी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट या परियोजना मेथड होता है। किसी प्रोजेक्ट और परियोजना मेथड के जो जन्मदाता थे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो विलियम किलपैट्रिक थे। किल ने क्या किया, किलपैट्रिक ने परियोजना मेथड यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को बताया। तो ये तो थे आपके प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी थी। तो ये 7 प्रभावशाली विधियां थी। पहले करके सीखना, दूसरा अनुकरण करके सीखना, तीसरा एक्सपीरियंस था, चौथा एक्सपेरिमेंट था, और इसके बाद में आपका ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना, फिर नेक्स्ट था आपका कॉन्फ्रेंस मेथड द्वारा, और फिर लास्ट था प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है कई बार पूछा जाता है और ये किलपैट्रिक थे, इनके द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अधिगम की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका अति लघु उत्तरी में भी आता है। तो अधिगम यानी कि लर्निंग की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? जहाँ पर अधिगम और लर्निंग की बात आती है तो योकम और सिम्पशन ने अधिगम की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की थी। किसने? योकम और सिम्पशन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अधिगम क्या है? यह अधिगम विकास है। अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है? समायोजन है। आप पुरानी चीज़ों को सीखिए, जो चीज़ें जो नॉलेज आपके होता है उनसे और बाहरी नॉलेज लेकर के आप उन दोनों नॉलेज को मिला करके अपने ज्ञान को समायोजित कर लेते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले कभी भी आपने एजुकेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने विज्ञान पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, कंप्यूटर पढ़ा होगा। अब आपको ये एजुकेशन पढ़ना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में उन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। किसी चीज़ को ऐड करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो लर्निंग क्या है? अनुभव का संगठन है। जो आपके पास एक्सपीरियंस होते हैं उनका संगठन है, वो आपके पास इकट्ठा है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आपने अभी तक का पढ़ा है छोटा बड़ा से लेकर के, और जब आप इस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप डीएलएड कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? आपके एक्सपीरियंस का संगठन है। अधिगम स्व उद्देश्य है। आप डीएलएड कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। डीएलएड करने का मतलब आप कोई भी लर्निंग करते हो, आप कार चलाना सीख रहे हो तो आप क्या है? आपका उद्देश्य है आप कार चला पाओ। आप बाइक चलाने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका उद्देश्य होता है मैं बाइक चला पाऊँ। आप डीएलएड कर रहे हो तो आपका उद्देश्य है कि आप टीचर बन सको। तो कोई ना कोई लर्निंग, किसी भी तरह का आप मोबाइल सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होता है। जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? स्व उद्देश्य प्रोसेस होता है। अधिगम विवेक अधिगम क्रियाशील होता है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं तो आप लर्निंग आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं। अधिगम कैसा होता है?